नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि फाउंडेशन की फंडिंग, इसकी तरफ से किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। कमेटी की अगुवाई ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला करना शुरू किया तो बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने जिस तरीके से घेरने की कोशिश की है, और आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा देश के लिए जो पीएम राहत कोष बनाया गया था उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। बीजेपी का आरोप था कि 2005 और 2008 तक पीएमएनआरएफ की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन की यह राशि क्यों मिली थी। हालांकि जवाब में कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को इनकार कर दिया था और कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है। कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005 और 2006 में पीएमएनआरएफ से 20 लाख रुपए की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया था। वही कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी सामान की लिस्ट से हटा दिया गया है। केंद्र के इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच ये बात सामने आई है कि सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार से ऐसा न करने की अपील की थी, लेकिन केंद्र ने इन अपील को दरकिनार कर लिया। इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, जिसने कहा गया था कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2 से 3 मास्क जो हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। 6 महीने तक जरूरी सामान के लिस्ट में इन्हें रखना चाहिए। हालांकि सैनिटाइजर को लेकर रिव्यू की बात कही थी, लेकिन इस सलाह को दरकिनार कर 1 जुलाई को सरकार की ओर से नई लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें सैनिटाइजर और मास्क शामिल नहीं था। एआईएमईडी ने सरकार से 30 जून को ही कहा था कि जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ और लोग बाहर निकलने लगे हैं, ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड लगातार बढ़ी है। और वही एंकर के सख्त रुख के बाद, माफ कीजिएगा, भारत के सख्त रुख के बाद गलवान घाटी में तंबू उखाड़ने वाले चीन का सरकारी मीडिया भारत से लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और T-90 टैंक की तैनाती से भड़क उठा है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर भारत ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई की तो हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। उसने कहा कि भारत का जवाब देने के लिए पीएलए ने तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में कई अत्याधुनिक हथियार तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि भारत लगातार सेना को जुटा रहा है और युद्धाभ्यास कर रहा है। चीनी अखबार ने कहा कि पीएलए ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोपें, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, हल्के टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा में तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि यह हथियार खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए तैयार किए गए हैं। चीनी अखबार ने कहा कि भारत ने हाल ही में अपने अग्रिम मोर्चे पर अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके अलावा भारत ने गलवान घाटी में T-90 टैंक तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कथित सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया कि पीएलए के हथियार ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए बहुत उपयोगी हैं। उसने कहा कि चीनी हथियार भारत के हथियारों को तबाह कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि भारत के साथ तनाव घटाने पर भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन चीनी सेना भारत के किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में करीब 3 हफ्ते तक सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बाद आखिरकार चीन की ओर से सकारात्मक कदम उठते दिखाई दे रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मियों की बर्बर हत्या का आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे भागता फिर रहा है। उसकी लेटेस्ट लोकेशन फरीदाबाद बताई जा रही है।
बुधवार को विकास के दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे फरीदाबाद में देखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तेज धरपकड़ में घबराए विकास को राज्य छोड़ना ही ठीक लगा। फरीदाबाद में होने से उसकी मंशा सरेंडर करने की लग रही है। विकास के वकील भी सक्रिय हो गए हैं। विकास दुबे को डर है कि अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर तय है, इसलिए उसने दिल्ली एनसीआर का रुख किया है। यहां पूरे देश का मीडिया है और इतने तामझाम के बीच एनकाउंटर मुश्किल होगा। दूसरी बात यह भी है कि यूपी के भीतर कहीं भी रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। हालांकि यूपी पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश और तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से संपर्क साधा गया है। खबरों के मुताबिक विकास दुबे के फरीदाबाद के एक होटल में छिपे होने की खबर थी। यूपी एसटीएफ ने फरीदाबाद पुलिस को लोकेशन भेजी, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही विकास मौके से भागने में सफल हो गया। 2 घंटे तक चली रेड में दुबे के सहयोगियों के साथ पूछताछ की गई। पुलिस की शक है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में ही कहीं छिपा हो सकता है। फरीदाबाद के होटल में विकास दुबे को देखे जाने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि विकास दिल्ली की किसी अदालत में सरेंडर कर सकता है। उसे यूपी पुलिस के हाथों एनकाउंटर का डर है। इसकी भनक लगते ही पुलिस की टीमों ने दिल्ली हरियाणा के उन अदालतों पर नजर रखनी शुरू कर दी है जहां विकास दुबे के सरेंडर करने की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनशक्ति न्यूज। नमस्कार।